प्रकाश की राह चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज का विषय होगा कि समर संघ के 10 गोल्डन रूल क्या हैं। इसके विषय में हमारे चैनल पर आदित्य SR बौद्ध जो केंद्रीय सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं और भारतीय बौद्ध महासभा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, इनसे जानकारी करेंगे। और दूसरे वक्ता हमारे डॉक्टर श्री बीरेंद्र सिंह जो उत्तर प्रदेश में एडिशनल डायरेक्टर भी रहे हैं, उनसे इस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर बीरेंद्र सिंह साहब से जानना चाहेंगे कि समर संघ के ये 10 गोल्डन रूल क्या हैं और इनका क्या महत्व है। इनके महत्व के विषय में कुछ जानकारी दें सर। सर आप SR बौद्ध सर को लीजिए, मैं जरा इसको फिक्स कर लूं। SR बौद्ध सर तब तक आप बोलिए। हाँ जरा सेट कर रहा हूँ। ठीक है SR बौद्ध सर बताएं। सबसे पहले मैं इस चैनल प्रकाश की राह के प्रमुख RP गौतम सर को जय भीम नमो बुद्धाय शरणं नमामि। जय भीम सर। जय भीम। हमसे जो जानना चाहा गया है कि समर संघ के सनातन अमृत विनय यानी गोल्डन नियम क्या, तो मैं इस संबंध में बहुत ही संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। अगर 10 गोल्डन नियम के बारे में बताऊंगा तो मैं समझता हूँ घंटों लगता है। जी हाँ, संक्षिप्त में कहूंगा कि समर संघ ने अपने कार्य को संचालित करने के लिए समर भाइयों और बहनों को एक साथ इकट्ठा करने के लिए और उसमें जो समस्याएं आती हैं, व्यवधान आते हैं, उनको दूर करने के लिए छोटे और बड़े नियम बनाए जाते हैं। उनमें से प्रमुख रूप से 10 गोल्डन नियम है। पहला गोल्डन नियम है केवल समण। केवल समण का मतलब समण संघ में सिर्फ समण ही रह सकते हैं। समण का मतलब कि जो आज के समय में SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोग हैं, तो समण संघ में केवल वही प्रवेश कर सकते हैं। दूसरा गोल्डन रूल से चंदा कभी नहीं। चंदा कभी नहीं का मतलब समण संघ न कभी चंदा लेगा, न लेता है, न लेगा और न देगा। चंदा की वजह से ही आज हमारे जो 29 लाख संगठन हैं, उसमें एक बहुत बड़ा यही कारक है। चंदे की वजह से संगठनों की संख्या बढ़ती चली जा रही है दिन पर दिन और उसका सदुपयोग नहीं होता है जी। तो इसलिए समर संघ ने चंदा लेने की परंपरा को ही, इस कार्य को ही समाप्त कर दिया है। लेकिन एक प्रश्न ये उठता है कि अगर समर संघ चंदा नहीं लेगा तो काम कैसे करेगा। तो समर संघ चंदा नहीं लेगा और न ही लेता है और काम एक से एक बड़े बड़े काम होते हैं। उसको संचालित करने के लिए, कामों को आगे बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति को, हर समण भाई को, हर समण बहन को अपना खर्चा स्वयं वहन करना होता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सम्मानजनक ढंग से रहने के लिए हम अपना खर्चा स्वयं उठाते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हम दूसरे के खर्चे से हम अपना काम कर रहे हैं, हम दूसरे खा रहे हैं। तो समर संघ ने इस कंसेप्ट को लाया कि हर व्यक्ति को जो पार्टिसिपेट करेगा संघ के कार्यों में, संघ की संगतियों में, तो उन सब के लिए स्वयं खर्च करेगा जी। और स्वयं दूसरे के ऊपर नहीं, स्वयं अपने ऊपर खर्च करेगा। तीसरा है जाति अभ्यास कभी नहीं। समर संघ का जातियों से कोई लेना देना नहीं है और समर संघ में जातियों कोई जिक्र ही नहीं होता है, क्योंकि जातियां ऐसी हैं कि कभी जाति भी नहीं है। अगर हम एहसास करते रहेंगे तो जातियां हमेशा रहेंगी। और समर संघ में ये निश्चित रूल्स बना दिया है, नियम बना दिया है, अमृत विनय नियम बना दिया है कि जातियों का अभ्यास हम नहीं करेंगे। हमारे यहाँ केवल समण होंगे, समण के अलावा और कोई नहीं होगा। चौथा है संघवाद जी। समर संघवाद पर आधारित, यानी कोई भी निर्णय कोई व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता है,
बल्कि इसका एक हाउस होता है और हाउस में जो निर्णय पारित होते हैं सामूहिक रूप से निर्णय लेने के बाद वही माने जाते हैं, उन्हीं को मान्यता मिलती है। तो संघवाद का मतलब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति प्रमुख नहीं है, यहाँ संघीय प्रणाली है। जी 5वां गोल्डन नियम है पद प्रतिष्ठा मंचमाला। समर संघ में न कोई अध्यक्ष है, न उपाध्यक्ष है, न उपाध्यक्ष है और न ही कोषाध्यक्ष है, यानी कोई भी पद नहीं है। जब पद ही नहीं है तो लड़ाई झगड़ा भी खत्म। प्रतिष्ठा भी प्रतिष्ठा भी नहीं है। प्रतिष्ठा नहीं का मतलब हमारी सबकी प्रतिष्ठा है, लेकिन प्रतिष्ठा का मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष को उसकी प्रतिष्ठा दी जाए, उसको प्रतिष्ठित किया जाए और अन्य लोगों को ना किया जाए। जी यहाँ हर व्यक्ति की प्रतिष्ठा समान है, चाहे जो व्यक्ति हो। अगर वो समर है, समर संघ का सदस्य है, तो उसकी प्रतिष्ठा सबके बराबर ही है। यहाँ पर संघ की संगीतियों में, संघ के कार्यक्रमों में मंच नहीं बनाया जाता है, माला का भी उपयोग नहीं होता है, किसी को भी माला नहीं पहनाया जाएगा। अगर पहनाया जाएगा तो सबको पहनाया जाएगा। और समर संघ में एक परंपरा सी चली है कि जो पंचशील की पट्टिका है वही पहनाई जाएगी। अगर पहनाई जाएगी तो सबको पहनाई जाएगी, कोई व्यक्ति विशेष को नहीं पहनाई जाएगी। जी छठा गोल्डन नियम है पंजीकरण कभी नहीं। समर संघ का पंजीकरण नहीं होगा, संघों का पंजीकरण होता भी नहीं है और पंजीकरण के लिए पदाधिकारियों की आवश्यकता होती है और संघ में कोई पदाधिकारी नहीं है। जब पदाधिकारी नहीं है तो पंजीकरण भी नहीं होगा। यहाँ तो 120 करोड़ समर संघी हैं और ये पॉसिबल नहीं है कि 120 करोड़ लोग जाकर के सब रजिस्ट्रार के सामने अपनी बात, अपने हस्ताक्षर करें, पॉसिबल भी नहीं है। जी तो इसलिए संघ का पंजीकरण नहीं होता है। संघ आदि से सबसे ऊपर संघ का जो आदेश है, संघ के जो नियम है, वो सभी पर समान रूप से बाध्य होते हैं और वही सबसे ऊपर होते हैं। जी संघ के आदेश का न पालन करना भी अपने आप में एक तरह से जुर्म माना जाता है। तो संघ का आदेश सर्वोपरि होता है और इसको सभी को मानना पड़ता है। 8वां गोल्डन नियम है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। संघ राजनीति में स्वयं नहीं जाएगा, यानी संघ जो है, समर संघ राजनीतिक दल के रूप में अपने आप में नहीं कभी कर्मठ होगा। लेकिन हाँ, समर संघी कोई साथी अगर संघ में राजनीति में जाना चाहता है तो जा सकता है। जी अगर वो संघ की अनुमति के साथ जाएगा तो संघ उसका सहयोग करेगा। अगर अनुमति के बिना भी जाता है तो जा सकता है वो, लेकिन समर संघ का वो सक्रिय सदस्य नहीं रह सकता है। संघ घातक की वापसी कभी नहीं। संघ घातक जो संघ के नियमों के खिलाफ घात करता है, संघ के नियमों का पालन नहीं करता है और संघ जो इस बात को जान लेता है कि इसने संघात किया है, संघ के आदेशों का अनुपालन नहीं किया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है सदन में और जब उसको दंडित कर दिया जाता है तो दोबारा उसकी वापसी नहीं होती है। इस तरह से संघ घातक कभी भी दोबारा संघ में नहीं आ सकता है। 10वां गोल्डन नियम, उपरोक्त 9 जो नियम अभी हमने बताए, जी ये संघ का आधार है, ये कभी बदले नहीं जाएंगे, ये सभी नियम कभी खत्म नहीं किए जाएंगे और कभी अमान्य नहीं किए। एक तरह से 10वां गोल्डन नियम इन समर संघ के 9 नियमों का सुरक्षा कवच है। हम इन 10 गोल्डन नियम के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से संविधान की प्रेमबिल होती है, प्रस्तावना होती है, जी इसी तरह से ये समर संघ का प्रेमबिल है। इन्हीं नियमों के आधार पर समर संघ चल रहा है और चलेगा भी। जी गौतम जी। हाँ सर, मैं दर्शकों की तरफ से ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा जो संघ घात करेगा उसको निकाला जाएगा, फिर वो कभी वापस नहीं आ सकता है। तो पहले कुछ वार्निंग दी जाती होगी, साल 2 साल के लिए निकाला जाता होगा कि एकदम से बिल्कुल निकाल दिया जाता है? क्या क्लियर है सर, क्लियर करें इसे। नहीं, इसका एक प्रोसेस है। पहले उस व्यक्ति को से पूछा जाएगा कि आपने ये संघघात किया, इस नियम का उल्लंघन किया या नहीं किया, उसका जवाब मांगा जाएगा, फिर उसको वार्निंग दी जाएगी और उसको सुधरने का समय भी दिया जाता है। अच्छी बात है। 6 महीने 7 महीने। और जब वो नहीं सुधरना चाहता है, नहीं सुधरता है, तब उसको संघ के बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। अचानक ऐसा नहीं कि उसको निकाल दिया गया, जी पहले उसको मौका दिया जाता है, उसकी बात सुनी जाती है। हाँ, तो हमारे ये बाकायदे दर्शकों को बिल्कुल लोकतंत्रात्मक प्रणाली की तरह ये होता है। ये क्लियर हो जी गया बताइए। हमारे दर्शकों को। अब मैं डॉक्टर बीरेंद्र सिंह साहब से जानना चाहूँगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगीति दिल्ली में हो रही 11 फरवरी को,
वो कैसे लोग, कौन लोग जा सकते हैं, उसकी क्या फीस वगैरह लगती है, क्या किराया है, क्या वहाँ का, उसके विषय में डिटेल से बताने का। जो लोग जाना चाहें कैसे जाएंगे, वहाँ खाने पीने, चाय पानी नाश्ता का भी कुछ व्यवस्था है क्या? जी सर। जी सर, ये 11 फरवरी 2024 को नई दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय संगीत का आयोजन है। जी उसमें सभी समण आमंत्रित हैं। वैसे तो सिर्फ सूचना दी जाती है संगीत की कि फला तारीख को संगीत है, और वो सूचना पहले दी गई। जी सभी आमंत्रित हैं, फिर भी हमारे इस संगीत में संत समागम भी है। मुख्य रूप से वो आ रहे हैं, और क्योंकि वो संभवतः पहली बार आ रहे होंगे, इसलिए उनको कार्ड भी छपे हैं और ये वितरित भी किए गए हैं। स्पोक्स के द्वारा उनसे भेंट करके भी कहा गया है। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे साथी समण हैं, अनभिज्ञ हैं, उनको घर जाके भी आमंत्रित किया गया। संगठनों के घर जाके उनसे विशेष रूप से मिलके आमंत्रित किया गया, और सभी देश विदेश से, सभी राज्यों से हमारे यहाँ उसमें शिरकत करेंगे। इसके अतिरिक्त चूंकि संघ की पॉलिसी है, संघ का नियम है, चंदा नहीं लेते हैं, जी ऐसी स्थिति में इसके लिए 350 रुपया प्रति वयस्क, जो कुछ चाय नाश्ता या स्टेशनरी या गले में बैज डालने के लिए लिया जाएगा, और जो 18 साल से ऊपर इनके लिए है, जो 14 से नीचे के हैं, चाहे 14 से नीचे तक के आधे, 10 से नीचे, हाँ 10 से नीचे 175 रुपया, और बच्चों को, जी बच्चों 10 को से 30 साल तक, 10 से 23 साल तक 175। हाँ 175 रुपया उसके नीचे निःशुल्क है। इसके अलावा संघ में एक और चीज इंट्रोड्यूस की गई है। जो लोग, जो हमारे समण भाई बहन आना चाहते हैं और ये खर्च नहीं उठा पा रहे हैं, वो भी आमंत्रित हैं, लेकिन वो किसी के द्वारा नामित हों या उनके जरिए आए, और वो हमको यहाँ पर उनकी सूचना दी जाएगी, दर्ज हो जाएगा, और उन लोगों का खर्च हम ही में से कुछ लोग वहन करेंगे। जैसे न्यूयॉर्क से डॉक्टर अजय जलवान ने कुछ लोगों को खर्च उठाने के लिए फाइनेंस किया है। ऐसे ही किसी को मनाही नहीं है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि केवल समण ही आ रहे हैं, इसलिए स्पोक के मार्फत वो लोग इसमें शिरकत करेंगे। मनाही नहीं है, लेकिन वमन नहीं आ सकता है कोई भी। ये यहाँ की व्यवस्था है। आपने पूछा है कि चाय नाश्ता खाने पीने के लिए क्या इंतजाम है। जी इसके लिए 11 तारीख को सुबह 8 बजे से चाय नाश्ता कंटिन्यूअस चलता रहेगा जब तक लंच नहीं हो जाएगा, और उसके बाद लंच। जो लोग ट्रेन से, बस से या किसी अन्य माध्यम से विलंब से भी आते हैं, तो भी निश्चिंत होके आए कि चाय नाश्ता वहां मिलेगा। अगर पूर्व में सूचना दे के आते हैं तो उनको कुछ स्थानों पर, जैसे अंबेडकर भवन है, कबीर भवन है, या अन्य रैदास भवन है, या अन्य कोई स्थान जो चिन्हित किया गया है संघ के द्वारा, वहां पर रुकने के लिए व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अगर कोई अन्य सुविधाओं, विशेष सुविधाओं के साथ आना चाहता है, तो उनको सस्ता होटल वगैरह के लिए भी बताया जाएगा, जगह बताई जाएगी। इसलिए पहले से जो आना चाहते हैं वो सूचित कर दें। जो भी जाना चाहता है उनके लिए उपयुक्त स्थान और उसका इंतजाम किया जाएगा। ये वहाँ की पूरी व्यवस्था है। आप संगठन आएंगे, व्यक्ति आएगा, संत आएंगे, उनका पूरा स्वागत किया जाएगा। प्रश्न करिए और जवाब पाइए, संघ के विषय में जानकारी, ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करिए। ये अपने आप में एक विशेष संगति है, जो एक तरीके का परिवार मिलन भी कहिए, संत समागम भी कहिए,
विभिन्न प्रकार के जो हमारे बीच में लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, वो लोग आपस में बैठ के वार्तालाप करेंगे, एक ग्रुप में बैठ के अपनी बात को रखेंगे, संघ को देखेंगे, समझेंगे और उसमें सम्मिलित होंगे। देखिए गौतम साहब, जी सर, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है किसी के पास। ये हो सकता है कि देर सवेर आए, सोचने समझने में टाइम लें, लेकिन आप निश्चित तौर से मानिए कि जिस तरीके का आप देख रहे हैं, किसी भी फील्ड में आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं जब तक आप इकट्ठा नहीं होंगे। ये आप महसूस किया होगा, हमेशा से करते हैं, सभी करते हैं। किसी भी फील्ड में जाइए, संविधान भी यही कहता है, मेजॉरिटी की बात। पॉलिटिक्स में भी आपको जनमत चाहिए। और आजकल तो आप देखिए सरकारें भी एक तरीके से संघ के रूप में ही चल रही हैं। एक पार्टी की सरकार बहुत ही मुश्किल, या बहुत समय से तो मैंने नहीं देखी है, सभी इसी तरह के अलायंस है। अलायंस भी संघ है। तो संघ आप किसी भी रूप में लाइए, ये हमारे यहाँ अभी भी जो विघटन है उसको देखते हुए लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो आ जाएगा कि संघ ही एकमात्र रास्ता है। जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तब तक किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलेगी। जी सर। हाँ सर, जैसे आपने कहा कि संत समागम होगा, उनका आवभगत किया जाएगा। एक तरफ गोल्डन रूल है, अभी SR बोध सर ने बताया कि गोल्डन रूल में है पद प्रतिष्ठा माला कुछ नहीं, तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है सर? देखिए सर, ये स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। संघ सभी का सम्मान करेगा। आप आएंगे, आपका भी सम्मान है। संघ में आप भी हैं, क्योंकि संत अलग अलग मतों के आ रहे हैं। जैसे भिक्षु है, बौद्ध धर्म से आ रहे हैं जी, ये, कुछ कबीरपंथी होंगे, कुछ रामानंदी होंगे, हाँ, या अन्य किसी उसके आ रहे हैं। तो उनकी अलग अलग विचारों के साथ आ रहे हैं। उनको बहुत सारे लोगों को पता है कि वो पूर्व में भिक्षु भगवान बुद्ध के दिए मार्ग से ही प्रेरित होके हैं। इस समय की जितनी भी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, वो सारी की सारी उसी से प्रेरित हैं। लेकिन उनको ये समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। उनको अगर हम सम्मान नहीं देंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो सम्मान की बात संघ का गोल्डन नियम है, वो सम्मान नहीं है कि माला पहनाया। ये सिर्फ सम्मान से मतलब हम उनको गेट से सम्मान पूर्वक बताएंगे कि आपका वहां पर बैठना है, ये सम्मान है। सम्मान का मतलब ये नहीं है कि उनको हम कोई मंच दे रहे हैं, कोई प्रतिष्ठा दे रहे हैं, या कोई मोमेंटो दे रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सम्मान ही सभी का सम्मान है। तो उस तरह तो जो भी जाएगा उसको भी तो बैठने की कहाँ पे किसकी व्यवस्था है? लेडीज की अलग होगी और मेरा ख्याल और जेंट्स की अलग होगी, कि सब साथ में ही बैठेंगे? नहीं, सबका अलग अलग है और महिलाओं के लिए अलग है। देखिए, भगवान बुद्ध के महामंगल सूक्त में भी सम्मान देने की बात है श्रमणों को जी। तो ये सम्मान, और यहाँ आशय अलग है। मंच माला प्रतिष्ठा जो संघ कहता है कि ये नहीं है, उसका मतलब ये हुआ कि कोई हमने संगठन ने कोई प्रोग्राम रखा, अच्छा खासा मंच सजाया, लाखों रुपए के फूल बिछाए, रेड कारपेट बिछाई, और अध्यक्ष की कुर्सी है, सचिव की कुर्सी है, और वक्ता है वो स्पीकर कोई अलग है, और वो आके उनको एक एक करके सभी को मालाएं पहनाई जा रही हैं, उनको विशेष स्थान दिया जा रहा है, मोमेंटो दिया जा रहा है। इसका आशय ये है, ये हमारे यहाँ संघ में सभी को सम्मान दिया जाता है। इनको कोई अलग से नहीं, लेकिन संत लोगों को आप समझ सकते हैं कि जो इस फील्ड में जो अभी जिनको जोड़ने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो उनको एक सम्मानजनक तरीके से उनको आएगा कि हाँ, यहाँ पर हमारा जी हाँ सर, कि उनको सम्मान के साथ स्थान पर बैठा लेंगे और उनको यथास्थिति बताई जाएगी।
अब अगला प्रश्न है यशर बौद्ध सर से। आपने कहा था कि संघ राजनीति नहीं करेगा, दूसरी जी। तरफ आपने कहा जो राजनीति करना चाहे वो राजनीति करेगा और संघ की अनुमति से राजनीति करेगा तो संघ सहयोग करेगा, ये कैसी बात है सर? देखिए सर, गौतम सर, ये बिल्कुल स्पष्ट है, संघ स्वयं राजनीति में नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि संघ एक राजनीतिक दल के रूप में काम नहीं करेगा, जी लेकिन संघ के जो समर संघी भाई और बहनें हैं वो राजनीति में जा सकते हैं, वो राजनीति कर सकते हैं। जी इसमें दो बातें हैं। एक तो वो व्यक्ति, वो समण या वो समण बहन जो संघ की अनुमति से जाता है तो उसको संघ सहयोग करेगा, हर तरह का सहयोग करेगा। जितने समर संघी साथी हैं वो भी सहयोग करेंगे, लेकिन परमिशन उसको चाहिए। वो परमिशन हाउस से मिलेगी और हाउस में उसी व्यक्ति को उसी राजनीतिक दल में जाएगा जो समर संघ की विचारधारा का है। बमणों की विचारधारा की पार्टी में जाने वाला समण को संघ कभी भी अनुमति नहीं देगा। अच्छा संघ उसी व्यक्ति को अनुमति देगा जी जो समण विचारधारा की पार्टियां हैं। दूसरी बात यह है कि व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, किसी भी दल में जा सकता है, जी उसकी इच्छा है, चला जाए अपना। वो संघ उसको किसी तरह का कोई सहयोग नहीं करेगा। संघ की कोई भी किसी भी तरह का सहयोग नहीं मिलेगा और संघ में क्या कहते हैं कि इसका जो सक्रिय सदस्य नहीं रहेगा। समर संघी, हाँ, इसका सदस्य नहीं रहेगा, सक्रिय सदस्य, और सदस्य तो रहेगा लेकिन सक्रिय सदस्य नहीं रहेगा, जी कोई काम भी नहीं कर सकता है। ये है इसका मतलब सर। अच्छा, अब अगला प्रश्न मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर बीरेंद्र सिंह साहब से कि आपने कहा कि अपना खर्च खुद लगाएंगे, खाने का देंगे। एक चीज़ आपने और कहा कि कुछ लोग दूसरे का खर्च दे सकते हैं, जैसे डॉक्टर जलवान का आपने उदाहरण दिया। तो क्या पब्लिक का कोई आदमी भी दे सकता है कि हम 100 आदमी के खाने का खर्चा दे रहे हैं, वो क्या आप लेंगे, नहीं लेंगे उसे? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा ये हमारे संघ की बात है कि संघ में अगर कोई ऐसा है जो खर्च वहन नहीं कर सकता जी लेकिन उसको उस स्थान तक आना पड़ेगा और वो किसी स्कोप के मार्फत ही आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति वहां पहुंच गया जी और उसका खर्च और उसको वहां के जो भोजन पानी या जो भी मिलना है वो दे दिया जाए, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ से 4 लोग अगर कहें कि हम वहां पहुंच तो रहे हैं लेकिन हम 350 रुपये नहीं दे पाएंगे, तो मैं कहूंगा कि आप चलिए, इसकी व्यवस्था हमारा संघ करेगा। वो वहां पहुंचेगा तो वहां पर संघ में कोई एक व्यक्ति नामित है जो ये पूरी एंट्री करेगा कि वीरेंद्र सिंह की तरफ से 4 लोग हैं और ये इसके लिए सिर्फ खर्च नहीं उठा सकते हैं, बाकी सभी समण की क्वालिफिकेशन है। तो वो वहां पर एंट्री होगी और उसका खर्च संघ उठाएगा। संघ का पहले भी किस तरीके से इंतजाम करते हैं हम लोग, स्पोक्स ये जिम्मेदारी लेते हैं। आपको याद दिला दें कि जनपद कानपुर में जो संगीति हुई थी जी, उसमें कई ऐसे लोगों ने सहयोग की अपील की थी कि मैं इसमें 2000, 10,000, 5,000 इस तरह से हम दे सकते हैं और आप ले लीजिए। तो हमारे जो कानपुर के संगीत के जो संयोजक थे उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि इस तरीके का कोई भी पैसा हम नहीं ले सकते हैं और अगर हमको कम पड़ेगा या स्वयं उठा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्पोक ही इसका खर्च उठाएंगे। इसलिए ये किसी के ऊपर हम अपने संगी भाइयों पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हमारे बीच में बहुत लोग हैं जो 350 क्या 35 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो भी हमारे यहाँ आमंत्रित हैं, तो उनका खर्च संघ अपने स्तर से उठाएगा जिस तरीके से अन्य खर्चों को उठाया जाता है। जी सर। हाँ तो सर अब लंबा हो रहा है, मैं दर्शकों को बता दूं कि ये समण संघ पुराना संघ है और इसके जो 10 गोल्डन रूल हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण बनाए गए हैं और जो संगीति दिल्ली में हो रही है, जैसा डॉक्टर बीरेंद्र सिंह ने बताया कि इसमें जो लोग
जाना चाहते हैं वो स्पोक के माध्यम से, जिनका जो स्पोक नहीं है और जाना चाहते हैं, खर्च नहीं दे सकते हैं, वो अपना नाम डॉक्टर बीरेन सिंह को या SR बौद्ध सर को, किसी को नोट करा दें, ये वहाँ पर नोट करा देंगे, उनको खाने की व्यवस्था होगी। लेकिन क्या सर ये जाने आने का खर्चा जो उनको लगेगा वो कौन बर्दाश्त करेगा? वो भी इस सब तरह बर्दाश्त करेगा क्या? नहीं, ये इस तरह का कोई नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष से कई जनपदों से, कई राज्यों से बसें आ रही हैं, लोगों ने बस हायर की है। तो ऐसी बस में जो बस मान लीजिएगा 75 की कैपेसिटी की बस है, तो उसमें 4 सीट कम है या नहीं है, तो उसमें 4 लोगों को एडजस्ट करके वहां तक लाया जाएगा, तो किसी पर बोझ नहीं पड़ेगा। अब दूर दराज के, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट से किसी को आना है दिल्ली, या कहीं और से आना है, हवाई जहाज से आना है, ट्रेन से आना है, तो किसी एक स्कोप के ऊपर ये संभव नहीं है। और दिल्ली आने के लिए ऐसे बहुत लोग जो न चाहते हुए भी सोचेंगे चलो इसी बहाने घूम आएंगे, मुफ्त में हमको जाने के लिए मिल रहा है जी। इस तरह के जो बसों में भर के लाया जाता है, वो संगठनों में और राजनीतिक दलों में होता है। सर, आपने देखा होगा कि कोई भी दल बैठक करता है किसी जगह, तो वहां के जो कर्ता धर्ता उनको बताया जाता है कि आप 20 बसें लाएंगे, 10 बसें लाएंगे, 5 बसें लाएंगे। वो ले जाते हैं और वो उनको वहां ले जाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, वो सब चंदा के ऊपर होता है। यहाँ चूंकि चंदा नहीं है, इसलिए इस तरीके का वहां तक ले जाने का प्रश्न नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वहां पर जो रजिस्ट्रेशन फी नहीं दे पाएंगे उनके लिए, उनको वहां पहुंचना होगा। जी, तो ये बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर बीरेन सिंह साहब ने दी कि जो स्पोक नहीं है और वो दिल्ली संगीत में जाना चाहते हैं, तो उनको किराए का भी छूट मिल सकती है। जैसे बस से जा रहे हैं, 4 सीटें खाली हैं, तो 4 लोग उसमें एडजस्ट हो सकते हैं, और उसका और जो स्पोक जा रहे हैं वो खर्च बर्दाश्त करेंगे। और इसी तरह खाने की व्यवस्था भी जो वहाँ के स्पोक हैं वो बर्दाश्त करेंगे। तो आज की सभी साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम।